नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प पहेली पे बात करने वाले हैं। एक तरफ है सदियों पुरानी रूहानी सूफी कव्वाली संगीत परंपरा और दूसरी तरफ है आज की एकदम नई टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई। तो सवाल ये है कि ये दोनों कैसे मिल सकते हैं? क्या कोई पुल बन सकता है इनके बीच? और इसमें यूनिवर्सिटीज मतलब अकादमिक जगत क्या रोल निभा सकता है? ये सारी बातचीत असल में श्री बिष्णु सिंह रायमाझी के एक रिसर्च रिव्यू पर बेस्ड है। वो कपिल वस्तु मल्टीपल कैंपस में मानविकी और सामाजिक विज्ञान विभाग से जुड़े हैं और उन्होंने इस अनोखे संगम पर काफी गहराई से सोचा है। हम खास तौर पर दो कलाकारों को देखेंगे, केरला के उस्ताद अशरफ हाइड्रोज और गायिका स्मिता राव बेल्लूर। उनकी कला इंटरनेट पर कैसे दिखती है, ये भी कहानी का एक जरूरी हिस्सा है। बिल्कुल। और फिर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एआई के इस दौर में, मतलब जब टेक्नोलॉजी इतनी आगे है, तब भी सूफी कव्वाली जैसे संगीत पर रिसर्च में कुछ खालीपन सा क्यों है, कहाँ जानकारी कम है और कैसे शिक्षण संस्थान जैसे कपिल वस्तु कैंपस इस गैप को भर सकते हैं ताकि क्रिएटिविटी भी बढ़े और समाज को भी कुछ फायदा हो। हाँ, चलिए इस दिलचस्प विषय में और गहराई से उतरते हैं। जरूर। तो पहले इन कलाकारों की बात करते हैं जिनका काम इस चर्चा के सेंटर में है। उस्ताद अशरफ हाइड्रोज केरला से हैं, हिंदुस्तानी क्लासिकल भी जानते हैं और सूफी संगीत में भी माहिर हैं। कव्वाली, गजलें, सूफियाना कलाम, इन सब में उनका काम है। उनका एक ग्रुप भी है, ख्याले कव्वाली। यूट्यूब और सोशल मीडिया पर वो मौजूद हैं और उनके संगीत में केरला की जो रीजनल क्लासिकल परंपराएं हैं और सूफी अंदाज, उनका एक मेल दिखता है। और दूसरी कलाकार हैं स्मिता राव बेल्लूर, जिन्हें स्मिता बेल्लूर नाम से भी जाना जाता है जी। वो भी हिंदुस्तानी क्लासिकल गायिका हैं और सूफी और भक्ति संगीत में उनका काफी नाम है। एक खास बात ये भी है कि वो उन गिनी चुनी आज की महिला कलाकारों में है जिन्हें पारंपरिक कव्वाल घरानों में जगह मिली है, एक्सेप्टेंस मिली है। हाँ, ये महत्वपूर्ण बात है क्योंकि वो घराने ऐतिहासिक रूप से पुरुष प्रधान रहे हैं। बिल्कुल। उनकी अपनी वेबसाइट है, यूट्यूब चैनल है, फेस्टिवल्स में गाती हैं। उनके काम में भी क्लासिकल ट्रेनिंग और सूफी परफॉर्मेंस का एक संगम है। हाँ, और जब हम इनके ऑनलाइन प्रोफाइल देखते हैं, जैसे वेबसाइट या यूट्यूब चैनल, तो काफी कुछ मिलता है। बहुत सारे ऑडियो वीडियो हैं, कॉन्सर्ट की रिकॉर्डिंग, अलग अलग गजलों कव्वालियों के वीडियो, छोटी छोटी क्लिप्स भी हैं जो दिखाती हैं कि वो कैसे गाते हैं और ऑडियंस कैसे रिएक्ट करती है। साथ ही वो अपनी ट्रेनिंग, अपने संगीत के सिलसिले, मतलब किस घराने या परंपरा से हैं और कहाँ उन्होंने परफॉर्म किया है, ये जानकारी भी देते हैं। ये सब जानकारी उन लोगों के लिए बहुत कीमती है जो संगीत को उसके कल्चरल और सोशल कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं, मतलब एथनोम्यूजिकोलॉजी के नजरिए से। हाँ, ये तो है। मतलब सिर्फ सुर ताल नहीं, पूरी कहानी। बिल्कुल। लेकिन यहीं पर कहानी में एक पेच आता है ना? इतनी सारी सामग्री ऑनलाइन है, फिर भी रिसर्चर्स के लिए मुश्किल है। बिल्कुल सही कहा आपने। पेच ये है कि ये सारा खजाना, ये वीडियो और ऑडियो अक्सर उस तरह से ऑर्गेनाइज नहीं होता जैसा रिसर्च के लिए चाहिए। इसमें मेटा डेटा की कमी होती है। मेटा डेटा मतलब आसान शब्दों में कहें तो जानकारी बिखरी हुई है, उसके साथ पूरी डिटेल नहीं है। जैसे वीडियो में गाना चल रहा है पर उसके बोल किस मिनट किस सेकंड पर आ रहे हैं ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा। टाइम स्टैम्प नहीं होते। अच्छा। किस राग या ताल में है ये हमेशा साफ नहीं बताया जाता। कौन कौन से कलाकार क्या बजा रहे हैं या रिकॉर्डिंग कब और कैसे हुई, ये सब बारीकियां अक्सर गायब होती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई रिसर्चर एआई या दूसरी कंप्यूटर तकनीकों, जिससे आपने कहा म्यूजिक इंफॉर्मेशन रिट्रीवल या एमआईआर, जी, एमआईआर। हाँ, एमआईआर का इस्तेमाल करके बड़े पैमाने पर इस संगीत को समझना चाहें तो ये बिखरी हुई जानकारी एक बड़ी दीवार बन जाती है। हाँ बिल्कुल, ये एक मुख्य रुकावट है। सोचिए, एआई को सीखने के लिए साफ सुथरा व्यवस्थित डेटा चाहिए होता है। जैसे किसी बच्चे को मान लीजिए अक्षर सिखाने हों तो अक्षर साफ लिखे होने चाहिए, है ना? हाँ। अगर अक्षर टेढ़े मेढ़े आधे अधूरे होंगे तो सीखना मुश्किल होगा। वैसे ही एआई के साथ है। इस अव्यवस्थित मेटा डेटा की वजह से सूफी कव्वाली जैसी गहरी परंपराओं पर एआई का इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, तो अब जरा एआई और संगीत के रिश्ते पर आते हैं। आजकल एआई संगीत के साथ क्या-क्या कमाल कर सकता है?
कहाँ तक पहुंच गई है इसकी काबिलियत? देखिए, एआई और एमआईआर में पिछले कुछ सालों में जबरदस्त तरक्की हुई है, इसमें कोई शक नहीं। यस। ये तकनीकें ऑडियो सुनकर बता सकती हैं कि ये किस तरह का संगीत है, मतलब क्लासिफाई कर सकती हैं। अच्छा। वो संगीत को सुनकर उसके नोट्स लिख सकती हैं, जिसे ऑटोमेटिक ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अच्छा। संगीत सुनकर ये अंदाजा लगा सकती हैं कि उसमें खुशी का भाव है या दुख का, मतलब इमोशन डिटेक्शन। और एक बहुत दिलचस्प चीज है सोर्स सेपरेशन। सोर्स सेपरेशन? हाँ, मतलब अगर किसी गाने में आवाज, हारमोनियम, तबला सब एक साथ बज रहे हैं, हाँ। तो एआई इन सबको अलग-अलग करके सुना सकता है। अरे वाह। जी, यहाँ तक कि एआई अब खुद संगीत बनाने भी लगा है। हर साल आईएसएमआईआर और एईएस जैसी बड़ी कॉन्फ्रेंस होती हैं। ये वो जगह है जहाँ दुनिया भर के एक्सपर्ट्स एआई और संगीत पर अपनी नई खोजें शेयर करते हैं, और वहां देखकर लगता है कि ये तकनीक कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है। ये तो सचमुच कमाल है, लेकिन फिर वही सवाल उठता है, अगर एआई इतना कुछ कर सकता है, तो सूफी कव्वाली जैसे संगीत के लिए इसका इस्तेमाल इतना कम क्यों हो रहा है? कहाँ अटक रही है बात? यही तो मतलब विरोधाभास है। ज्यादातर जो एआई मॉडल बने हैं या जिन पे रिसर्च हुई है, वो या तो वेस्टर्न पॉप संगीत या क्लासिकल संगीत पर फोकस करते हैं, या फिर ऐसे संगीत पर जिसका डेटा पहले से ही बहुत अच्छी तरह लेबल किया हुआ है, सारी जानकारी साफ-साफ लिखी हुई है। अच्छा। लेकिन सूफी कव्वाली जैसे गैर पश्चिमी भक्ति संगीत, जहां डेटा अक्सर बिखरा हुआ है या जहां परफॉर्मेंस की बारीकियां बहुत जटिल हैं, उन पर अभी बहुत कम काम हुआ है। ये क्षेत्र अभी भी काफी हद तक अनछुआ है, कहना पड़ेगा। तो यहीं पर श्री रायमाजी का शोध आता है। इन कलाकारों की ऑनलाइन मौजूदगी और एआई की क्षमताओं और सीमाओं को देखते हुए वो कौन सी खास वजह बताते हैं कि सूफी कव्वाली पर एआई का काम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा? मतलब रिसर्च गैप्स क्या हैं? जी, श्री रायमाझी कुछ मुख्य चुनौतियों या कह लीजिए अंतरालों की तरफ इशारा करते हैं। पहला और सबसे बड़ा है डेटा सेट की कमी। डेटा सेट की कमी? हाँ, सूफी कव्वाली का कोई बड़ा, भरोसेमंद और अच्छी तरह से लेबल किया हुआ डिजिटल कलेक्शन, जिसे कॉर्पस कहते हैं, वो मौजूद नहीं है। खासकर ऐसा कलेक्शन जो कव्वाली की परफॉर्मेंस के स्ट्रक्चर को समझे, जैसे उसमें सवाल जवाब कैसे होता है, गायक कब इम्प्रोवाइज करता है, मतलब आशु रचना, कौन सा राग या ताल इस्तेमाल हो रहा है। जब तक एआई को सिखाने के लिए ऐसा अच्छा डेटा नहीं होगा, वो ठीक से सीखेगा कैसे, ये पहली बात। दूसरी चुनौती है सिर्फ ऑडियो पर निर्भरता। देखिए, सूफी संगीत सिर्फ सुनने की चीज नहीं, वो देखने और महसूस करने की भी है। उसमें गाने के बोल, जो अक्सर उर्दू या हिंदुस्तानी में होते हैं, धुन, ताल, गाने वाले के हाव भाव, सुनने वालों की प्रतिक्रिया, ये सब मिलकर असर पैदा करते हैं। सही बात है। लेकिन ज्यादातर एआई मॉडल सिर्फ ऑडियो पर ध्यान देते हैं। इन सबको एक साथ जोड़कर विश्लेषण करने वाले तरीके, जिन्हें मल्टी मॉडल एनालिसिस कहते हैं, वो अभी कम है। तीसरी बात, सांस्कृतिक समझ का अभाव। एआई मॉडल अक्सर संगीत के बाहरी ढांचे जैसे सुर, ताल, इनको तो पकड़ लेते हैं, पर उसके गहरे कल्चरल या स्पिरिचुअल मतलब को नहीं समझ पाते। जैसे किसी सूफी कलाम का क्या रूहानी मतलब है। अगर मॉडल बनाते समय इस पहलू को नजरअंदाज किया जाए, तो एआई संगीत को शायद गलत तरीके से समझे या उसकी गहराई को कम कर दे। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, खासकर सूफी संगीत के लिए, जिसका तो पूरा आधार ही रूहानियत है। बिल्कुल। चौथा अंतराल प्रतिनिधित्व से जुड़ा है, खासकर जेंडर के मामले में। जैसा हमने स्मिता बेल्लूर के उदाहरण में देखा, महिला कव्वाल कलाकार हैं, लेकिन ऐतिहासिक रूप से इस क्षेत्र में पुरुषों का दबदबा रहा है। हाँ। तो अगर एआई मॉडल को सिखाने के लिए ज्यादातर डेटा पुरुष कलाकारों का ही इस्तेमाल किया गया, तो हो सकता है कि वो मॉडल महिला कलाकारों की आवाज या अंदाज को ठीक से ना पहचाने, या उसमें एक तरह का बायस, मतलब पूर्वाग्रह आ जाए। ये भी एक रिस्क है। जी। और पांचवां गैप है संगीत की रूह को पकड़ने में मुश्किल। मौजूदा एआई तकनीकें, जैसे कुछ खास ऑडियो फीचर्स हैं, MFCCs या स्पेक्ट्रल फ्लक्स कहते हैं, ये समझिए संगीत की आवाज के फिंगरप्रिंट जैसे हैं। अच्छा। ये आवाज की क्वालिटी, पिच ऊंची है या नीची, ये सब तो बता सकती हैं, लेकिन कव्वाली की जान उसकी बारीकियों में है। जैसे गले से आवाज को कैसे घुमाया जाता है, गमक, बहुत महीन सुरों का इस्तेमाल, माइक्रोटोन, गाते गाते कुछ नया बनाना, आशु रचना, और वो जो सवाल जवाब का अंदाज होता है। इन चीजों को पकड़ने के लिए एआई को अभी और ट्रेनिंग और बेहतर फीचर्स की जरूरत है। ये फीचर्स वो संकेत होते हैं जिनसे एआई संगीत को समझता है। समझ गई। तो ये 5 बड़ी चुनौतियां हैं: डेटा की कमी, सिर्फ ऑडियो पर फोकस, कल्चरल समझ का अभाव, प्रतिनिधित्व का सवाल और संगीत की बारीकियों को न पकड़ पाना। अब सवाल यह है कि कपिलवस्तु कैंपस जैसा कोई अकादमिक संस्थान या यूनिवर्सिटी इन चुनौतियों से कैसे निपट सकती है? श्री रायमाजी क्या रास्ता सुझाते हैं?
श्रीरामा जी एक बहुत ही ठोस और कह सकते हैं प्रैक्टिकल योजना सामने रखते हैं। इसे हम मोटे तौर पर 3 मुख्य हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला, अच्छा और नैतिक रूप से सोर्स किया गया डेटा बनाना। दूसरा, एआई को संगीत की गहरी समझ सिखाना, सिर्फ तकनीकी सिग्नल नहीं। और तीसरा, इसे यूनिवर्सिटी के करिकुलम और कम्युनिटी तक ले जाना। विस्तार में जाएं तो पहला कदम है एक व्यवस्थित सूफी कव्वाली डिजिटल लाइब्रेरी बनाना, मतलब कॉर्पस तैयार करना। इसके लिए कलाकारों जैसे अशरफ हाइड्रोज, स्मिता बेल्लूर से इजाजत लेनी होगी, अच्छी क्वालिटी में रिकॉर्डिंग करनी होगी और जो वीडियो पहले से ऑनलाइन हैं उन्हें भी कलाकारों की सहमति से इकट्ठा करना होगा। ठीक है। फिर सबसे जरूरी काम, हर रिकॉर्डिंग के साथ पूरी जानकारी जोड़ना। कौन गा रहा है, कौन बजा रहा है, बोल क्या है, टाइम स्टैम्प के साथ, राग, ताल और थोड़ा कल्चरल कॉन्टेक्स्ट भी। ये सारी जानकारी एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में सेव करनी होगी ताकि कंप्यूटर आसानी से पढ़ सके, जैसे जेसॉन या TEI फॉर्मेट। ये मेहनत इसलिए जरूरी है क्योंकि अच्छे डेटा के बिना अच्छा और कल्चरली सेंसिटिव एआई नहीं बन सकता। ये डेटा वाला हिस्सा तो एकदम नींव की तरह हो गया। इसके बाद एआई को स्मार्ट बनाने के लिए क्या करना होगा? यहीं पर दूसरा कदम आता है, हाइब्रिड तरीके अपनाना, मतलब मिक्स अप्रोच। एआई को सिखाते समय सिर्फ मशीन की समझ, मतलब तकनीकी ऑडियो फीचर्स पर निर्भर न रहकर उसमें इंसान की संगीत की समझ को भी मिलाना होगा। अच्छा, कैसे? जैसे एआई को लय के पैटर्न पहचानने सिखाना, पिच कंटोर यानी सुर कैसे ऊपर नीचे जा रहे हैं ये समझाना, गमक जैसी चीजों को डिटेक्ट करना सिखाना, गाने वाले की आवाज के रंग मतलब टिम्बर को पहचानना, साथ ही गाने के बोलों का भी एनालिसिस करना, जैसे उर्दू हिंदी शब्दों का मतलब समझना या सूफी शायरी में छिपे भावों को पहचानना, जिसे सेंटिमेंट एनालिसिस कहते हैं। ये असल में पारंपरिक संगीत ज्ञान और आधुनिक एआई का संगम होगा, यानी टेक्नोलॉजी और इंसान की समझ दोनों साथ साथ। ये दिलचस्प है। और तीसरा हिस्सा था इसे शिक्षा और समुदाय से जोड़ने का। हाँ, तीसरा कदम है रिसर्च और शिक्षा को साथ लाना। ऐसे प्रोजेक्ट्स शुरू करना जो इन तकनीकों का इस्तेमाल करके सूफी कव्वाली को बेहतर समझने में मदद करें। जैसे ऐसा एआई बनाना जो कव्वाली सुनते हुए बता सके कि ये उसका शुरुआती हिस्सा है या मुख्य हिस्सा या कोरस गा रहा है, या जो मुख्य गायक और साथी कलाकारों की आवाज को अलग कर सके, या जो ये समझ सके कि गाने के बोल और धुन कैसे एक दूसरे से जुड़े हैं, खासकर जब गायक इम्प्रोवाइज कर रहा हो। ऐसे प्रोजेक्ट से न सिर्फ रिसर्च पेपर निकलेंगे बल्कि संगीत सीखने वालों और आर्काइव्स के लिए उपयोगी टूल भी बन सकते हैं। ये तो बहुत काम के हो सकते हैं। बिल्कुल, इसी से जुड़ा है नैतिकता और समुदाय का ध्यान रखना। कलाकारों से उनकी भाषा में सहमति लेना, उन्हें ये अधिकार देना कि उनके काम का इस्तेमाल कैसे होगा। रिसर्च के सवाल तय करते समय कलाकारों को शामिल करना ताकि एआई उनकी कला और उसके आध्यात्मिक महत्व का सम्मान करे। म्यूजाई जैसे कुछ ग्लोबल प्रोजेक्ट्स इसी तरह के सहयोग और सम्मान पर बहुत जोर देते हैं। ये जरूरी है जी। और आखिर में इसे शिक्षा का हिस्सा बनाना। यूनिवर्सिटी में कंप्यूटेशनल एथनोम्यूजिकोलॉजी जैसा कोई कोर्स शुरू किया जा सकता है जिसमें छात्र संगीत, संस्कृति और टेक्नोलॉजी के इस मेल को सीख सकें। साथ ही स्थानीय संगीतकारों के लिए वर्कशॉप आयोजित की जा सकती हैं ताकि वे भी इन नई तकनीकों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर सकें, जैसे आवाज अलग करना या नोट्स लिखना। एआई फॉर म्यूजिशियंस और ISMR ट्यूटोरियल्स जैसे कई मुफ्त ऑनलाइन संसाधन इसमें मदद कर सकते हैं। ये तो वाकई एक पूरी सोची समझी योजना लगती है, डेटा बनाने से लेकर एआई को सिखाने, रिसर्च करने और फिर उसे शिक्षा और समुदाय तक ले जाने तक। अगर इस पर अमल किया जाए तो इसके क्या नतीजे निकल सकते हैं, क्या उम्मीद की जा सकती है, मतलब ठोस रूप में क्या मिलेगा? हाँ, लक्ष्य काफी स्पष्ट हैं। एक तो सूफी कव्वाली का एक पब्लिक डिजिटल आर्काइव तैयार हो जाएगा जो सहमति से बना हो और जिसका इस्तेमाल शोधकर्ता और छात्र कर सकें। हो सकता है अलग अलग लेवल की एक्सेस हो ताकि संवेदनशील जानकारी सुरक्षित रहें। ठीक है। दूसरा, कुछ मास्टर्स लेवल के रिसर्च प्रोजेक्ट पूरे हो सकते हैं, जैसे किसी खास तरह के सुरों के उतार चढ़ाव को एआई से पहचानना या उर्दू हिंदुस्तानी गानों में बोल और धुन को मिलाना। तीसरा, कलाकार और एआई एक्सपर्ट्स साथ मिलकर काम करें। इस पर एक छोटी वर्कशॉप या संगोष्ठी हो सकती है। और चौथा, यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए, खासकर मानविकी के छात्रों के लिए ऐसी सामग्री तैयार करना जिससे वे संगीत और एआई के इस क्षेत्र की बुनियादी बातें समझ सकें, जरूरत पड़े तो नेपाली जैसी स्थानीय भाषाओं में अनुवाद के साथ। ये कपिलवस्तु कैंपस जैसे संस्थानों के लिए अपनी स्थानीय क्षमता बढ़ाने का भी एक तरीका होगा। लेकिन इस तरह की टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में क्या कुछ खतरे भी हैं?
मतलब एआई का इस्तेमाल तो कई बार गलत कामों के लिए भी होता है, ऐसी खबरें आती हैं। हाँ बिल्कुल, खतरों को लेकर सजग रहना बहुत जरूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं। एक खतरा है एल्गोरिथम पूर्वाग्रह का। मतलब अगर एआई को सिखाने वाला डेटा एक तरफा है, जैसे सिर्फ पुरुष कलाकारों का, तो एआई भी वैसा ही पक्षपाती हो सकता है। हाँ, ये आपने पहले भी बताया था। जी। दूसरा, सांस्कृतिक गलतफहमी का खतरा है। मशीन संगीत के गहरे मतलब को ना समझ पाए। और एक गंभीर चिंता ये भी है कि आवाज बनाने वाले एआई टूल का गलत इस्तेमाल करके किसी की आवाज की नकल न बना ली जाए बिना उनकी इजाजत के। हाँ, ये तो बहुत बड़ा रिस्क है। तो इन खतरों से बचने के लिए क्या उपाय सोचे गए हैं? कैसे बच सकते हैं? इनसे बचने के लिए कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। पहला, कलाकारों से सहमति लेने की प्रक्रिया बहुत मजबूत और पारदर्शी होनी चाहिए। एकदम क्लियर। ओके। दूसरा, अगर कोई एआई मॉडल बनाया और शेयर किया जाता है, तो उसके साथ एक मॉडल कार्ड होना चाहिए, जिसमें साफ लिखा हो कि ये मॉडल क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता और इसमें किस तरह के पूर्वाग्रह हो सकते हैं। मतलब पूरी ट्रांसपेरेंसी। ठीक है। तीसरा, अगर कोई ऐसा टूल बनाया जाता है जो आवाज बना सकता है, मतलब जेनरेटिव टूल, तो उसे जारी करने से पहले कानूनी और नैतिक सलाह लेना जरूरी होना चाहिए। कुल मिलाकर एआई बनाते समय इंसान और संस्कृति को केंद्र में रखना होगा। जैसा कि म्यूजाई और दूसरी जगहों पर आजकल जोर दिया जा रहा है, टेक्नोलॉजी इंसान के लिए है, इंसान टेक्नोलॉजी के लिए नहीं। सही कहा। तो इस पूरी बातचीत को अगर समेटना हो तो हम क्या कह सकते हैं? इसका निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि अगर हम संगीत की गहरी सांस्कृतिक समझ, मतलब एथनोम्यूजिकोलॉजी, को आधुनिक एआई तकनीक और सावधानी से डिजाइन किए गए फीचर्स के साथ सम्मानजनक तरीके से जोड़ें, तो अकादमिक समुदाय इस अनमोल विरासत को सहेजने में मदद कर सकता है। ये कलाकारों के लिए नए रास्ते खोल सकता है, शिक्षकों के लिए नए उपकरण बना सकता है। मकसद कलाकारों की जगह लेना नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि उनके काम को और समृद्ध करना और सहेजना है। ये वाकई दिखाता है कि तकनीक अगर सोच समझकर और सम्मान के साथ इस्तेमाल की जाए तो वो हमारी सांस्कृतिक जड़ों को और मजबूत कर सकती है। सूफी और कव्वाली सिर्फ संगीत नहीं है, उनमें गहरा ज्ञान और इतिहास छुपा है। उनका अध्ययन कला के साथ साथ समाज को भी समझने जैसा है। बिल्कुल। और यहाँ हम एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। जब हम सदियों पुरानी परंपराओं को इस तरह नई तकनीक से जोड़ते हैं, तो क्या ये आने वाली पीढ़ियों के लिए इस संगीत को महसूस करने और उससे जुड़ने का तरीका बदल देगा? दिलचस्प सवाल है। और क्या सूफी कव्वाली के अलावा और भी ऐसी कलाएं हैं जिन्हें परंपरा और तकनीक के ऐसे ही संतुलित और सम्मानजनक मेल से फायदा पहुंच सकता है?